हम लोग प्लेटो की मेटाफिजिक्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास से। और लास्ट क्लास में हमने जाना कि प्लेटो के मेटाफिजिक्स में परमानाइडीज और सोक्रेटिस के बीच में डायलॉग है, जिसमें परमानाइडीज कुछ क्वेश्चन उठाता है। वो क्वेश्चन जो हैं, या जो ऑब्जेक्शंस हैं परमानाइडीज के, उनका आंसर दे रहा होता है जो पात्र है प्लेटो की पुस्तक में, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस उनके आंसर दे रहा होता है। और उसमें सबसे मेटाफिजिक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो दो दो लेवल के वर्ल्ड बन गए, दो स्तर की दुनिया बन गई। एक ट्रांसडेंटल जो टाइम एंड स्पेस में है, से बियॉन्ड है, हमारे सेंस ऑर्गन से बियॉन्ड है, जहां पर जिसको प्लेटो रिलिम ऑफ आइडिया कह रहा है। और दूसरा हमारे इंपीरिकल वर्ल्ड, इंपीरिकल जो ऑब्जेक्ट्स की दुनिया है, जहां पर ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों का रिलेशन कैसे होगा, इसके लिए सोक्रेटिस कहता है कि आइडिया और ऑब्जेक्ट्स का पार्टिसिपेशन होता है, ये एक दूसरे के साथ सहभागिता का संबंध रखते हैं। आइडिया सहभागी होता है मैटर में, लेकिन इससे वो जो परमानाइडीज है वो कहता है सहभागी होता है। तो सहभागिता तो सहभागी होगा तो सहभागिता दो तरह की हो सकती है, पार्शियल या कंप्लीट। सोक्रेटिस कहता है हाँ बिल्कुल। तो पार्शियल अगर है, जिसकी वजह से आप बता रहे हो कि वैरायटी बता पा रहे हो, वैरायटी उसी से आती है ना, तो वो बोलता है हाँ, जैसे मैंने कल आपको बताया, आइडिया वन जो है, अगर वो ह्यूमन का आइडिया है तो उसमें वो आइडिया मैटर से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक सांचे का, एक आर्किटाइप का आइडिया मैटर में जब मैटर से जुड़ रहा है, तो मनुष्य का मैटर है, मनुष्य का सॉरी आइडिया है, मैटर से जुड़ के अलग अलग मनुष्य बन जा रहे हैं। इसी तरह मैंने कहा था आपको, आइडिया ऑफ डॉग है, वो मैटर से जुड़ रहा है तो डिफरेंट डॉग बन जा रहे हैं, सो ऑन। इस तरह से वो वैरायटी की व्याख्या कर पाता है और कह पाता है कि जो वैरायटी आप देख रहे हैं, एक क्लास है ह्यूमन का, उन सब में कॉमन है ह्यूमननेस। बट ये ह्यूमननेस का पार्टिसिपेशन किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। जो आइडियल ह्यूमननेस है उसका पार्टिसिपेशन, मैंने समझाने के लिए कहा था कल, कि गांधी में ज्यादा है कंपेयर टू हिटलर, कृष्ण में ज्यादा है कंपेयर टू दुर्योधन। और इस तरह से वैरायटी आती है, एक ही क्लास में वैरायटी आती है। एक आइडियल डॉग का कॉन्सेप्ट है, उसमें अलग अलग मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहा है आइडिया, आइडियल डॉग का मैटर में। और उसमें घटिया टाइप के डॉग से लेकर अच्छे टाइप के गॉड की एक पूरी हायरार्की बन रही है, और वो बन रहा है इस बेस पर कि कितना पार्टिसिपेशन हुआ है। इस तरह से वो एक अपने जो उसका उसका यूटोपिया है, जो उसकी कल्पना थी, उसको वो रख पाता है, समझा पाता है। अब ध्यान से समझो, जितने भी नॉलेज हैं, खास तौर पर जो कल्पना से स्टार्ट होते हैं, जहाँ तो नॉलेज कल्पना से स्टार्ट होते हैं, तो हम उनको डिवाइड करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। जैसे एक सब्जेक्ट है लिटरेचर, साहित्य, उसी कल्पना के कल्पना कॉमन है, इमेजिनेशन हम करते हैं, और एक सब्जेक्ट को बोल देते हैं कि ये लिटरेचर है, साहित्य है। दूसरे को फिलॉसफी बोल देते हैं, किसी को हम
साइंस बोल देते हैं। क्या फर्क है? ध्यान से समझें। कल्पना आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो कल्पना में अगर तारतम्यता है, कंसिस्टेंसी है, एक जो आपने बात कही उसी का लॉजिकल कंसिस्टेंसी अगले वाले बात में है आपके, तो ये फिलॉसफी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपने कोई बात कल, कल्पना की, क्योंकि सारा ज्ञान तो कल्पना से ही, इमेजिनेशन से ही स्टार्ट होता है। तो आपने कल्पना की, और कल्पना से ही जब जब आगे कल्पना बढ़ा रहे हैं, तो दोनों तीनों कल्पनाओं में, अलग अलग कल्पनाओं में लॉजिकल, उनके अंदर एक रिलेशन है। दूसरी कल्पना कैसी है? जो कल्पना तो हो रही है बट कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है, बट हम किसी तरह का कोई, और उसका पर्पस कोई लॉजिक है भी नहीं, उसका पर्पस है केवल कि बस अच्छा लग रहा है। ये है साहित्य, जिसमें कोई लॉजिकल, जो भी आप सोच रहे हैं कल्पना में, कोई तारतम्यता नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ, मैं यहाँ से ग्रैंड प्लेस जाऊँ, गाड़ी से जा रहा हूँ, मान लीजिए NH24 से मैंने यहाँ क्रॉस किया, और फिर देखा थोड़ी देर आगे चल के कि बहुत सारा जाम लगा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हैं। मैंने कल्पना की कि मेरी कार में पर निकल आए, पंख निकल आए, और मेरी कार उड़ी, और अपनी जगह से उड़कर पूरे जो बीच में कारों का जो काफिला था, जिससे वजह से जाम लगा था, उससे ऊपर से निकलकर आगे की सड़क पर, जहां खाली सड़क मिली, वहां उतर गई। फिर आगे अपने गंतव्य की तरफ, जो हमारा टारगेट है, वहां पे जाने लगी। अब ये जो मैंने बात कही है, ये बात साहित्य की बात है। साहित्य की बात क्या है? कि अगर कार में पर ही होते, तो मुझे सड़क से उतने भी चलने की क्या जरूरत थी? मैं हवाई यात्रा ही करता, कार में पर से ही इस्तेमाल करता। बट मुझे यहाँ आनंद आया, मजा आया। अगर मुझे इस तरह की परी कथाओं में मजा आता है, हम देखेंगे मानवों में अलग अलग तरह के बेसिक 9, कुछ लोग 11 भी कहते हैं, रस होते हैं। उन रस, अलग अलग नेचर के लोगों में अलग अलग रस की मात्रा ज्यादा होती है, या अलग अलग समय मात्रा ज्यादा होती है। और इस समय मुझे अगर अच्छा लगता है काल्पनिक किताबों को पढ़ना, काल्पनिक साहित्य को पढ़ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। लोग हैरी पॉटर, आप जानते हैं, वो किताब के रूप में भी और मूवी के रूप में भी बहुत ज्यादा प्रचलित रही। किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है कि ये क्या कह रहे हैं हैरी पॉटर में, कि वो एक स्टेशन में, रेलवे स्टेशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा वो दीवार में घुस गए, और उनका एक रेलवे स्टेशन आ गया, झाड़ू पे बैठ गए, और झाड़ू उड़ने लगी। अब बहुत लोगों को, जिनको इसमें उसमें कहीं लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट लॉजिक नहीं है, इसीलिए वो फिलॉसफी नहीं है। इसीलिए वो, किस क्लास में रखेंगे इसको हम? बोलो जल्दी। लॉजिक नहीं है बट मजा आ रहा है। लिटरेचर। लिटरेचर। लिटरेचर में लॉजिक की जरूरत नहीं है, अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी को जो पोयम है, कोई कविता है, और कविता, वीर रस की कविता अच्छी लगती है। किसी को लग सकता है कि क्या बकवास है, ये क्या कविता हुई, कि हम सोते हुए शेर हैं, हमें मत छेड़ो। और ये कविता बहुत फेमस कविता है, मुझे पूरी लाइन याद नहीं है। जब चीन ने हमला किया 1962 में भारत पे, तो उस समय बहुत सारे वीर रस के कवि थे। उस युद्ध के आसपास दौरान इस तरह की कविताएं कहते थे। लोग कह सकते हैं, जिसको इस तरह की कविताएं पसंद नहीं, कि क्या बकवास है, अरे शेर हो तो
काम करो अपना, कह क्या रहे हो कि हम सोते हुए शेर हैं, और सोते हुए शेर को पीट पाट के चले गए वो लोग। किसी को अच्छा लग सकता है। उसी समय देखो महादेवी हैं, महादेवी वर्मा, उनको एक अलग तरह का उनका साहित्य है ना। दिनकर है, उनका अलग साहित्य है। वैरायटी है। अलग अलग लोगों को अलग अलग मनोभाव में, अलग अलग साइकिक कंडीशन में चीजें अच्छी लगेंगी। उसमें कहीं तारतम्यता देखने की जरूरत नहीं है। तारतम्यता जितने लेवल तक है वो उनकी फिलॉसफी है, जहां पर, और ये डिमांड है भी नहीं साहित्य की कि हर जगह तारतम्यता हो, हर जगह लॉजिक हो। पर फिलॉसफी ऐसे नहीं चलेगी। जब भी कोई फिलॉसफर होने का दावा कर रहा है तो उसको कंसिस्टेंसी, तारतम्यता, लॉजिकली एक बात दूसरी बात से लॉजिकली जुड़ी होनी चाहिए। और इस बेस पे देखेंगे बहुत सारी बातें साहित्य की तरफ चली जाती हैं, जबकि वो होता है फिलॉसफर। इसी तरह हम बहुत जगह देखेंगे, होता है वो साहित्यकार, होता है वो लिटरेचर का लिखने वाला, बट वो कई जगह वो फिलॉसफर हो जाता है। तो आप देखेंगे हर जो भी लिटरेचर लिख रहा है, या कोई खास लिटरेचर उसका किसी फिलॉसफी की तरफ झुकी हुई होगी। जब आप पूरे इन सब फिलोसफर्स को पढ़ लेंगे, खासतौर पे मॉडर्न एज के भी फिलोसफर्स को पढ़ लेंगे, तब आप कह पाएंगे अच्छा अच्छा, मैंने ये वाली कहानी पढ़ी और ये हाइडेगर की तरफ झुका हुआ है, या ये वाली मैंने बात पढ़ी ये नीत्से की तरफ टिल्टेड है। क्योंकि अभी तो पहला ही, ये तो अभी तो हम मतलब नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया है हमने, लेकिन नर्सरी में ही बहुत सारे टर्मोलॉजी मैंने बता दिए हैं, आगे हमें बहुत तेजी से हम बढ़ पाएंगे अगर आप याद रखेंगे तो पार्टिसिपेशन थ्योरी उसमें कहता है पहला पार्टिसिपेशन का तरीका हो सकता है पार्शियल, बट उसमें मैंने बताया कि पार्शियल पार्टिसिपेशन में उसका जो पहले जो उसने बात कही थी, उसने कहा था सबस्टेंस के बारे में, कहा था कि सबस्टेंस कहते किसे हैं। और उस समय उसने बताया था कि सबस्टेंस जो है मेटाफिजिक्स का जो की स्टडी, दैट इज सबस्टेंस स्टडी, जो सबस्टेंस है वो है आइडिया या फॉर्म जो पार्टलेस होते हैं, उनके और पार्ट नहीं हो सकते। तब तो जैसे ही पार्टिसिपेशन कहेंगे तुरंत ख्याल आएगा कि पार्टिसिपेशन और अलग अलग अमाउंट में पार्टिसिपेशन, इसका मतलब उसके टुकड़े हो सकते हैं। टुकड़ों में पार्टिसिपेशन हो रहा है, टुकड़ों में पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इसका मतलब पार्टलेस नहीं है। तुम्हारी जो पहले कह रहे थे उससे कंसिस्टेंसी नहीं है। प्लेटो तुरंत मान जाता है कि हाँ बात सही है, दोनों बातें अलग अलग हो गई। बट कोई बात नहीं, हम एक बार फिर ट्राई करते हैं। और आप ये मान के चलो, जब मैंने पार्टिसिपेशन कहा तो अब आप ये मानो कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन करते हैं। टुकड़ों वाला तो फिर तो बात ही, जड़ से ही बात गड़बड़ हो जाएगी। हम पूरी पूरी थ्योरी को ही जड़ से डिनाई कर देंगे। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि आप आंशिक मत मानो, इसको कंप्लीट मान लो। आप देखिए बात को समझिए क्या, बहुत ही कितनी साइकोलॉजिकली ढंग से इसको रखा गया है। यंग है सोक्रेटिस, और बहुत ही बुजुर्ग है परमानाइडिस। जब परमानाइडिस क्वेश्चन उठाता है बिल्कुल उसके बेस पर, फंडामेंटल क्वेश्चन उठाता है। फिलॉसफी में हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में ही, फिलॉसफी फंडामेंटल क्वेश्चन उठाती है। तो फंडामेंटल क्वेश्चन उठाते ही आइडिया पे ही क्वेश्चन उठ गया। यंग दिखाने का मतलब यही है कि थोड़ा घबरा जाता है, और घबरा के वो और बड़ी गलती कर देता है। कहता है कि सर वो उसको आप रहने दो, कंप्लीट पार्टिसिपेशन है। पूरा का पूरा आइडिया ही आके किसी मैटर में आगे जुड़ जाता है। फिर जैसा कि मैंने कल कहा था आपको, मैं कल्पना कर रहा हूँ, कल्पना करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। परमानेडिस मुस्कुराता है, कहता है बेटा तुम और फंस गए हो। क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन है, पूरा का पूरा आइडिया और मैटर कंप्लीट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तैसे ही दो तीन समस्याओं का
आंसर आप नहीं कर पाएंगे, दो तीन समस्याएं खड़ी होंगी, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस खड़े होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर कंप्लीट पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो जो वैरायटी है, एक ही क्लास की चीजों में वैरायटी है, वैरायटी को आप कैसे बताएंगे, अनेकता को कैसे बताएंगे? वस्तुओं की अनेकता की व्याख्या नहीं हो पाएगी। मेरे सामने पानी का ग्लास है, जब मैं ग्लास कह रहा हूं तो ये कांच का ग्लास है, बट स्टील के भी ग्लास होते हैं, मेटल के, दूसरे मेटल्स के भी ग्लास होते हैं। तो ग्लास एक क्लास है जिसमें डिफरेंट मटेरियल के, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट कलर के। तो जब एक आइडिया एक मैटर में पार्टिसिपेट कर गया, तो आइडिया ऑफ ग्लास पार्टिसिपेट कर गया, तो फिर दूसरे मैटर तो बनेंगे ही नहीं, और उनके अंदर वैरायटी फिर कैसे आप दिखाएंगे? दूसरी समस्या, तो एक तो डिफरेंस आप नहीं बता पा रहे हैं, आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, क्या बताया था मैंने, दोनों में भेद नहीं हो पाएगा। दोनों में अगर एक वस्तु है, एक आइडिया है, वस्तु आइडिया मिल गए, तो हम किसे कहेंगे वस्तु, किसे कहेंगे ऑब्जेक्ट, किसे कहेंगे आइडिया? वो तो आइडिया भी कॉन्क्रीट हो गया आपके यहाँ पे आके। तो मोटे तौर पे दो समस्याएं, दो प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम कंप्लीट पार्टिसिपेशन कहेंगे तो। पहला, वस्तुओं की अनेकता की व्याख्या नहीं हो पाएगी, ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंशिएशन की व्याख्या नहीं हो पाएगी। और दूसरा, अगर एक ही आइडिया है, एक ही वस्तु में पार्टिसिपेट कर गया, तो प्रत्यय और वस्तु के बीच का भेद समाप्त हो जाएगा, यानी कि आइडिया एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के पार्टिसिपेशन थ्योरी कंसिस्टेंट नहीं है। इसके असफल होने के बाद वो कहता है कि हम एक ट्राई और करते हैं। ये है कॉपी थ्योरी। कॉपी थ्योरी क्या है? जिसको हिंदी में प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंबवाद कहते हैं, प्रतिबिंब बनना। तो हम आज पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉपी थ्योरी। आप लोगों को एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दिया है पीछे? यस सर। ठीक है। तो प्लेटो मेटाफिजिक्स में सेकंड क्लास है आज, और जिसमें हम पढ़ेंगे कॉपी थ्योरी, प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंबवाद ये क्या है? ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान है। प्लेटो इसमें कह रहा है, या सोक्रेटिस के से कहलवा रहा है, कि इसमें आइडिया जो है, प्रत्यय जो है, वो एक फंडामेंटल यूनिट है, मूल इकाई है, और वस्तुएं उसमें उससे बनने वाली छायाएं हैं, छाया है। आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे जीरोक्स मशीन, जीरोक्स मशीन में एक ओरिजिनल यूनिट होती है, और उससे कई फोटोकॉपी बन सकती हैं, लाखों फोटोकॉपियां बन सकती हैं। तो एक फोटोकॉपी कैसे बन सकती है? जैसे कि मैंने आपको एक
नोट्स दिए, फिलोसफी के नोट्स दिए, आपने उसको जीरोक्स कराया। आप एन नंबर ऑफ जीरोक्स करा सकती हैं और उसकी छाया होगी वो। तो इसी तरह आइडिया एक है और उससे बनने वाली वस्तुएं अनेक हैं। तो एक क्लास का एक आइडिया है और उसकी छायाएं, उसके शैडो बहुत सारे हैं, कितने भी हो सकते हैं। और ये जो शैडो है, इमेज है, छाया है, इसके नष्ट होने से आइडिया नष्ट नहीं होता। आइडिया तो अलग है, छाया नष्ट होती रहती है, हो जाए। तो अगर मैं समझाने के लिए कहूं कि डायनासोर्स डायनासोर्स की छवियां नष्ट हो गई हैं, उसके इमेज नष्ट हो गए हैं, बट डायनासोर्स का आइडिया, आइडिया ऑफ डायनासोर्स नष्ट नहीं हुआ। तो छायाएं मिटती रहेंगी, मिट जाए। तो शैडो है, छाया है, इमेज है, ये दुनिया जो इंपिरिकल वर्ल्ड है वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड की, जहां आइडिया रहते हैं, उन आइडियाज की इमेज है, शैडो है, छाया है। यहां तक बात समझ में आई? ये थ्योरी क्या है, समझ में आ रही है बात? बोलो, क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। तो सिंपल है कि कॉपी है, ओरिजिनल की कॉपी है। और ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहते हैं। बड़ी राहत सी महसूस हुई, उसको बड़ी राहत सी महसूस हुई कि अब लग रहा है कि परमानेडिस थोड़ा संतुष्ट है, कॉपी कर रहे हैं, इट्स ओके। पर परमानेडिस तो परमानेडिस है, वो कह रहा है कि भाई ठीक है, कॉपी थ्योरी में वही मुस्कुरा रहा है, बुजुर्ग है, समझता है कि तुम पहले अपनी अपनी जितना दिमाग है दौड़ा लो, फिर हम बताते हैं। ये आप भी बता सकते हो क्योंकि आपने बहुत सारी फिलॉसफी पढ़ ली है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, जल्दी से आप लोग बताओ बिना देर किए। एक दो लोग जल्दी से बताओ, जल्दी से। इस थ्योरी में क्या प्रॉब्लम आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि परमानेंटिस क्या ऑब्जेक्शन उठाएगा इसमें? बताओ। हम्म। बताओ जल्दी। अरे कुछ तो समझ में आ रहा होगा, गलत ही सही बताइए। अरे आज के दार्शनिकों, कुछ तो बताओ। सर शायद ये कि अगर सब कुछ ही कॉपी है हम्म। तो ओरिजिनल का क्या सबूत है? सबूत यहाँ नहीं देना है, रिलेशन बताना है, कोरिलेट करना है, कोरिलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, कंसिस्टेंट हो पा रहा है कि नहीं। और सोचो, खाली सोचना है कि कॉपीज के बारे में सोचना है? वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, वो तो अलग अलग दुनिया में है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, उसके होना ना होना। और सोचो। देखो, आप सभी लोगों को इसकी थ्योरी क्या है ये तो समझ में आ गई है ना?
बताओ। यस सर, और ठीक भी लग रही है। ठीक, ठीक भी लग रही है, गुड। तो जो यंग सोक्रेटिस है, सुकरात है, वो भी यही महसूस कर रहा है, राहत महसूस कर रहा है कि अरे यार, पार्टिसिपेशन में तो बात हम समझा नहीं पाए। पर आज भी सबसे ज्यादा प्रचलित पार्टिसिपेशन ही है, और उसको अगर उस लेवल पे ना चेक किया जाए, उस लेवल पर उसको ना कहा जाए जिस लेवल पे परमेडिस कह रहा है, तो वो ठीक भी लगती है। लेकिन कॉपी थ्योरी में क्या है, जो भी कॉपीज हैं, अब ध्यान से सुनना है, यही आंसर में लिखना है। कॉपीज जो हैं, किसी भी चीज की कॉपी या शेडो या इमेज क्या है, इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं होती है। कॉपीज या शेडो हमेशा क्या होता है, अनरियल होता है, रियल तो होता नहीं है। क्या मतलब मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक सांप देखें आप, और बहुत ही भयंकर जहरीला सांप हो, उसकी छाया पड़ रही हो, छाया से आपको क्या खतरा है, कोई खतरा नहीं है। छाया आपको काट भी ले तो सांप ने थोड़ा ना काटा है। या मैं कहूं कि इमेज है, चाकू का इमेज है, चाकू में जितनी इस जगत की वस्तुएं हैं, वस्तुओं में कुछ काम करने की क्षमता होती है। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट्स में कुछ वर्क परफॉर्म करने की क्षमता होती है। मतलब अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके अंदर पोटेंसी होती है, क्षमता होती है। दे आर, दे हैव, हमेशा क्या रखते हैं वो, पोटेंसी रखते हैं, कुछ करने की क्षमता। चाकू को काटने की क्षमता है, सांप है तो उसको काटने की क्षमता है। शेर में देखूं तो शेर से मैं डरूंगा क्योंकि वो मुझे खा सकता है, पर शेर की मुझे छाया दिख रही हो, छाया इनएक्टिव होते हैं, छाया अनरियल होते हैं। ये जो दुनिया है, जगत है, वो अनरियल थोड़ा ना मानता है प्लेटो, कि है ही नहीं। वो इनको क्या मान रहा है, वो लोअर लेवल का मान रहा है। और अगर ये इसमें काम करने की क्षमता है, तो मैं इसको अगर रियल ना भी मानूं, तो अनरियल तो नहीं मान सकता। मैं इस दुनिया को, इस सेंसुअल दुनिया को, इस एम्पिरिकल दुनिया को सेमी रियल तो मानना ही पड़ेगा। या हम लोग पॉलिटी में जो शब्द यूज करते हैं, यहां भी कर सकते हैं, क्वाजी रियल तो हमें मानना ही होगा। क्यों, जो चाकू है उसमें काटने की शक्ति है, बट चाकू की छाया है, इमेज है, शेडो है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। तो ध्यान से समझें, वस्तुओं में काम करने की क्षमता होती है। जैसे मैंने बताया, सांप का शेडो काट नहीं सकता, यह छाया वाला शेर हमें खा नहीं सकता, छाया वाला चाकू काटने का काम नहीं कर सकता। तो आप छाया कैसे कह रहे हैं, छाया तो अनरियल होती है। कितना भी भयंकर से भयंकर सांप की छाया हो, तो छाया से मैं क्यों डरूंगा, छाया मेरा क्या बिगाड़ेगी। पर सांप बिगाड़ लेगा, तो सांप तो बिगाड़ता है, चाकू तो काटता है। तो प्लेटो ने कॉपीज को जिस वर्ग में रखा है, वे उस वर्ग को कैसे बिलोंग करते हैं, बिलोंग नहीं करते। ऑब्जेक्ट्स सेमी रियल हैं, अर्ध सत्य हैं, जबकि प्लेटो उन्हें असत बना दे रहा है, अनरियल बना दे रहा है, असत। ये ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इस ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, ये इंपिरिकल वर्ल्ड सत्य नहीं है, रियल नहीं है, ओके। पर तो क्या अनरियल है, अनरियल भी तो नहीं कहता, सेमी रियल कह सकते हैं, क्योंकि बनते हैं आप बिगड़ते रहते हैं। क्वाजी रियल कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, पोटेंसी होती है, दे आर पोटेंट, क्षमतावान है, कुछ करने की क्षमता होती है, दे आर एक्टिव। बट शैडो तो इनएक्टिव है। तो ये कैसे आपस में तारतम्यता तो बनी ही नहीं, इसमें तो लॉजिक आपस में बैठा ही नहीं। ऑब्जेक्ट्स हमेशा
सेमी रियल हैं, अर्ध सत्य हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को आप अनरियल बना रहे हैं, परमाइडिस कहता है सोक्रेटिस से। ये है कॉपी थ्योरी की पहली आलोचना, कि आप की जो कॉपीज हमेशा इनएक्टिव होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स में पोटेंसी होती है, क्षमता होती है। इमेज वो काम नहीं कर सकते जो काम चाकू करता है, वो चाकू का इमेज कैसे कर सकता है? ये है पहली आलोचना, पहला क्रिटिसिज्म कॉपी थ्योरी का। बोलो, लिख लोगे? समझ गए तुम लोग? बोलिए। सर एक डाउट है। हम्म। सर जो ऑब्जेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, अगर वो इस वर्ड में है तो फिर उसमें मैटर भी तो होगा। हम्म। तो अगर मैटर होगा तो उनमें पोटेंसी तो होगी। मतलब तो वो छाया बता रहा है ना, वो तो बात तो यही है ना। सर छाया ना यही तो बता गड़बड़ी। के कॉपी हाँ बता दे कि एक डुप्लीकेट वो है, तो मतलब मैटर तो उसमें होगा ही ना। छाया ना बताए, अगर वो वर्ड यूज ना करे शैडो, हाँ। तो फिर ये थ्योरी ठीक हो जाएगी। नहीं, कॉपी है उसकी, और कॉपी है, कॉपी का मतलब छाया ही है। वो कह रहा है कि इमेज है, इमेज है, ये शैडो है ये। जब वो शैडो कह रहा है, तो हम अपनी तरफ से क्या जोड़ें इसमें? क्यों जोड़ें? है ना? ठीक है। यस सर। तो शैडो नहीं कह सकते हम इस दुनिया को, इस एम्पिरिकल वर्ल्ड को। शैडो कहने पर पोटेंसियां खत्म हो जाएगी। और आप खुद, आपने खुद ही कहा है कि लोअर वर्ल्ड है ये, अनरियल तो कभी नहीं कहा। ऑफ कोर्स आपने रियल नहीं कहा, पर अनरियल भी नहीं कहा, क्योंकि इसमें कुछ करने की क्षमता होती है। हर चीज में सांप काट रहा है, वगैरह वगैरह। पहली क्रिटिसिज्म ये है। दूसरी क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म नंबर 2। दूसरी क्रिटिसिज्म है कि जो आइडिया है, आइडिया बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ, आइडिया कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है? सर एब्स्ट्रैक्ट। 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 एब्स्ट्रैक्ट है। आइडिया एब्स्ट्रैक्ट है। आइडिया जो है वो अमूर्त है। आइडिया अमूर्त है। और ऑब्जेक्ट्स को अगर हम शैडो मान लें, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं, या इमेज मान लें, जैसा कि अभी सोक्रेटिस कह रहा है, तो जरा बताओ, एक अमूर्त चीज की, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज की छवि मूर्त कैसे बन सकती है? एब्स्ट्रैक्ट चीज की छवि बनेगी ही कैसे? मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म याद आ गई, पता नहीं हॉलीवुड की थी या क्या थी, कि एक युवा है, एक व्यक्ति है, एक बहुत ही सुंदर प्रेमिका है उसकी, और ऐसे ही बातों बातों में अचानक क्या होता है, एक मिरर होता है कहीं पे, मिरर की तरफ देखता है, तो मिरर में उसकी प्रेमिका की छवि बनती ही नहीं है। तब उसको पता चलता है, डर जाता है, कहता है ये तो भूत है, कोई भूत की मूवी थी। जो चीज एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी छवि बनेगी ही कैसे? अमूर्त की छवियां कैसे बन सकती हैं? छवि तो मूर्त की बनती है। आप शीशे में खड़े होते हैं तो आप कंक्रीट हैं, शीशा आपको वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर वही आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनका शैडो कैसे बनेगा?
अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू प्लेटो, या इस समय जो पात्र है, जो इस समय सोक्रेटिस पहले बता चुका है, आइडिया एब्स्ट्रैक्ट है, हम तो हमारा बेंचमार्क तो वही है जो उसने आइडिया के बारे में बताया था। अब जो नई बातें कह रहा है उससे हम देख रहे हैं कोरिलेट कर पा रहा है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट को शैडो बता रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों का, अमूर्त चीजों का शैडो बनेगा कैसे? क्या ये बात समझ में आई? बताओ। ये प्रॉब्लम समझ में आई? यस सर। तो पहली बात तो छवि बनेगी ही नहीं, इमेज बनेगा ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट का इमेज कैसे बन सकता है? मिरर में हम देखते हैं क्योंकि हम कंक्रीट हैं, तो वो दिखाई देता है, उसकी छवि दिखती है, उसका शैडो दिखता है, उसका इमेज बनती है। वो जैसे वहां भूत का नहीं बन रहा था, मूवी है, मैं खाली इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जाहिर सी बात एग्जाम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो भूतनी थी या भूत थी, भूत था, तो डर जाता है। क्योंकि कहावत है, ऐसे कहा जाता है, पता नहीं पूरे वर्ल्ड में ही है, हिंदुस्तान में भी और क्रिश्चियनिटी में भी, कि भूत की परछाई नहीं होती, उसका मिरर इमेज नहीं बनता। तो उस मूवी में इस्तेमाल कर लिया गया, हम भी उसको समझने के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं। और फिर पहली बात तो ये, शैडो बनेगा ही कैसे? दूसरी बात, शैडो बनता भी है तो कंक्रीट बनता है। आपने कहा था शुरू में ही कि जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से जानते हैं, आपने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का डिवीजन ही यहीं से शुरू किया था, कि हम जो अपने सेंस ऑर्गन से जानते हैं वो कंक्रीट है। तो एक तो पहली बात तो यह है कि छवि बनेगी ही कैसे। और दूसरी बात, एक मिनट के लिए मान लें कि बनी, तो बनी अमूर्त की छवि बन गई मूर्त, ये तो कमाल ही हो गया। मूर्त छवि बन गई, छवियां बनेंगी ही नहीं, और बनी भी तो मूर्त बनी। ये तो सोक्रेटिस, आप क्या कह रहे हो? ये तो बिल्कुल लॉजिक में आने वाली बात नहीं है। अगर भाई कंक्रीट से अगर इमेज अगर हम बना भी रहे हैं एक मिनट के लिए, तो कंक्रीट से कंक्रीट इमेज बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट इमेज इमेज बनेगी, अगर बनती भी है तो, अगर हम मान भी लें कि बनेगी। जैसे कि मैंने समझाया एग्जाम्पल में, कि हमारा जो इमेज बनता है मिरर में, मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, तो कंक्रीट शरीर का इमेज बन गया, किंतु अदृश्य छवि कैसे बन जाएगी? सोक्रेटिस कहता है, ये तो प्रॉब्लम है इसमें। तो दूसरी आलोचना के अंदर आप दो चीजें रख सकते हैं, दो क्रिटिसिज्म रख सकते हैं। पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट की छवि कैसे बनेगी, ए, बी, फिर एब्स्ट्रैक्ट की छवि कंक्रीट कैसे बन जाएगी? यंग है सोक्रेटिस, कहता है सही में ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है, चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा ज्ञान का तरीका क्या है? डिबेट, डायलॉग। उसमें हम कहीं जाके अटकते हैं, तो बुद्धि से एक नई बात तैयार करते हैं, इस तरह से ज्ञान आगे बढ़ता है। तो थर्ड क्रिटिसिज्म आता है। इन दोनों में से कुछ पूछना है तो पूछो। तीसरी आलोचना, तीसरी आलोचना किस चीज की? कॉपी थ्योरी की। कॉपी थ्योरी की एक हमने क्रिटिसिज्म किया, वही इनएक्टिव वाला, शैडोज अनरियल और रियल वाली बात। इसमें बताया कि सांप की का शैडो हमें काट नहीं सकता, शेर का शैडो हमें खा नहीं सकता, चाकू का शैडो काटने का काम नहीं कर सकता, यानी कि पोटेंसी वाली बात। तो याद करने के लिए याद रखना है, शैडोज में पोटेंसी नहीं होती। दूसरा वाला मैंने बताया इसी का, कॉपी थ्योरी का, कि एब्स्ट्रैक्ट है आइडिया, तो इनकी इमेज बनेगी ही नहीं, बनी नहीं सकती। एब्स्ट्रैक्ट की इमेज कैसे बनेगी? और दूसरा, अगर बन भी जाए तो कंक्रीट कैसे बनेगी?
इमेज तो हमेशा कंक्रीट चीजों की कंक्रीट बन जाती है। खैर, कंक्रीट का मतलब जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से जानते हैं, आंख से छू के वगैरह वगैरह। कॉपी थ्योरी की तीसरी आलोचना है कि एक बात बताओ, ये तुम लोगों को खुद सोचना चाहिए था वैसे। मैंने जैसे शुरू में कहा कि आपको मैं एक फिलॉसफी के नोट्स दूं, आप फोटो स्टेट की मशीन पे गए, जीरोक्स की मशीन पे गए और आपने कहा कि इसके 500 कॉपी कर दो। फिलॉसफी के नोट्स के 500 कॉपी कराए। जब आपने कॉपी कराए, जब देखा कॉपी होने के बाद, तो उसमें कुछ नोट्स बायोलॉजी के थे, कुछ फिजिक्स के थे, कुछ केमिस्ट्री के थे। तो आपने कहा आप क्या मानेंगे कि आप ही की दी हुई नोट्स की कॉपी की है उसने? आप इस बताओ, आप स्वीकार करेंगे उसको कि कॉपी हुई है? बताओ। आप ही लोगों से पूछ रहा हूं मैं। नो सर। आप कहेंगे भैया मैं नहीं लूंगा ये क्या दे रहे हो तुम? मैंने तुम्हें फिलॉसफी के नोट्स दिए और फोटोशूट करने के बाद तुम मुझे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, साइकोलॉजी दे रहे हो? आप नहीं मानेंगे। सेम समस्या यहां भी है। एक ही प्रत्यय से बनने वाली वस्तुएं, उसमें विविधता कहां से आ जा रही है? डिफरेंस कहां से आ जा रहा है? एक ही आइडिया है, उसी की आप कॉपी कर रहे हैं, बट कॉपी अलग अलग हो जा रही है। नहीं चलेगा, ये बात नहीं चलेगी। तो कॉपी थ्योरी में डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा। कॉपी थ्योरी डाइवर्सिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपी तो फिर एक ही जैसी बननी चाहिए, छवि तो एक ही जैसी बननी चाहिए। जैसा अभी आपने कहा कि जो मैंने फोटो कॉपी करने के लिए दिया है, मुझे वही चीज तो मिलनी चाहिए। बट इस दुनिया में तो हम बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते हैं, बहुत हर स्तर पे डाइवर्सिटी देखते हैं। मनुष्य के स्तर पे डाइवर्सिटी है। कहाँ गांधी, कहाँ हिटलर, कहाँ बुद्ध, कहाँ हिटलर। हम कॉपी कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक ही चीज की कॉपी है? भाई आप कॉपी कराएं, मैं नोट्स दूं, घटिया मशीन थी, कहीं पे ब्लैक स्पॉट आ गया, कहीं पे प्रिंट साफ नहीं आया, ये तो हो सकता है। बट मैं फिलॉसफी दे रहा हूँ, बायोलॉजी निकल आए, आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे है ही नहीं वो, कुछ जरूर कहीं गड़बड़ किया है तूने। और शायद आप उसकी फोटोकॉपी वाले को पे नाराज हो जाएं। ठीक है, तो ये भी एक आलोचना है। तो मैं तीनों को मैं फिर से बताता हूँ, कॉपी थ्योरी की क्या क्या क्रिटिसिज्म है। पहला मैंने बताया, ऑब्जेक्ट्स अगर इमेज है, छाया है, तो उससे किसी तरह की भी एक्टिविटी नहीं दिखाई जा सकती। किसी तरह की एक्टिविटी नहीं दिखाई जानी चाहिए थी, कोई एक्टिविटी नहीं दिखनी चाहिए थी। लेकिन ऑब्जेक्ट्स में पोटेंसी होती है। तो पहला याद रखना है, पहला क्रिटिसिज्म, मैं फिर से सब बातों को समेट रहा हूं। ऑब्जेक्ट्स हमेशा किसके साथ होते हैं? क्षमता के साथ होते हैं। पहली आलोचना थी। तो ए कर लेते हैं। बी मैंने क्या बताया था, बताओ? इसी के अंदर देख सकते हैं, पोटेंसी वाले ऑब्जेक्ट्स पोटेंसी वाले ऑब्जेक्ट्स अनरियल कैसे हो सकते हैं? कम से कम वो सेमी रियल या क्वाजी रियल होने चाहिए।
मैंने बताया इमेज वाला सांप कैसे काटेगा, इमेज वाला चाकू, इमेज वाले चाकू में कोई पोटेंसी नहीं होती, इमेज में क्या पोटेंसी होगी। फिर मैंने बताया आपको नेक्स्ट क्रिटिसिज्म में बताया था कि प्लेटो का जो आइडिया है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट सब कॉन्क्रीट हैं। एब्स्ट्रैक्ट की इमेज कॉन्क्रीट कैसे बन सकती है, एब्स्ट्रैक्ट का इमेज की इमेज कॉन्क्रीट नहीं हो सकती। एब्स्ट्रैक्ट की इमेज अगर बनेगी तो कॉन्क्रीट बने ये संभव नहीं है। तीसरी आलोचना मैंने बताई थी, थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो डाइवर्सिटी को लेकर है। या डिफरेंस को लेकर है। यदि एक ही वर्ग की सारी वस्तुएं एक ही प्रत्यय से बनी हैं तो एक ही वर्ग की वस्तुओं में अंतर कैसे आएगा। अगर एक ही क्लास, सेम क्लास की वस्तुएं एक ही आइडिया की छवि हैं तो एक ही क्लास की ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस कैसे आएगा। If all the objects of a class have their source is one idea, then how can they become from different from each other? दो मनुष्यों में अंतर कैसे आएगा। जैसा कि मैंने कहा बुद्ध और हिटलर में कैसे अंतर आएगा। ये आप इस तरह से कॉपी थ्योरी के तीन, ये इस तरह से कि को लिख सकते हैं कि है क्या, और लिखते ही फिर बताना है कि इसमें किस तरह की परमानेंटिज प्रॉब्लम्स दिखाता है। बोलो, यहां तक बात क्लियर है सबको, कॉपी थ्योरी खत्म। एक और तरीका अपनाता है जिसको साफ साफ प्लेटो की किताब में प्लेटो ने डिस्कस नहीं किया है, बट रसेल, बर्टन रसेल जो कि कैम्ब्रिज के टीचर थे और अपने आप में बहुत बड़े फिलोसफर हैं, लगभग सभी चीजों पे काम किया है इन्होंने, और रसेल थोड़ा सा पढ़ना भी है मैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्ट एक और तरीका अपनाया है प्लेटो ने अपने मेटाफिजिकल क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, और वो है अभिव्यक्तिवाद। एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्तिवाद ये क्या है समझ लेते हैं। दो चीजें हैं, दो वर्ल्ड हैं, एक आइडिया और एक ऑब्जेक्ट्स। आइडिया को अगर ये मान लें, ओशन मान लें, आइडिया एक ओशन की तरह है, तो उस ओशन का एक्सप्रेशन होगा, ओशन का एक्सप्रेशन होंगे वेव्स, जो समुद्र पे उठने वाली तरंगे। आइडिया है उस ओशन की तरह, और ये जो इंपीरिकल वर्ल्ड है वो उसका एक्सप्रेशन है, जैसे वेव्स उठती हैं। ओशन एक है, वेव्स अनेक हैं।
अनेक अनेक डिफरेंट शेप एंड साइज के साथ वेव्स होती हैं, जो बनी होती हैं ओशन से ही और ओशन में खत्म हो जाती हैं। बट ओशन का ही एक्सप्रेशन है, जो शेप में अलग होते हैं, साइज में अलग होते हैं। ये रसेल इत्यादि जो बाद के मॉडर्न एज के थिंकर हैं, उन्होंने बताने की कोशिश की है। डायरेक्ट प्लेटो और जो परवनाइडीज बुक है उसमें नहीं दे रखा। और ये कुछ व्याख्या बाकी जो थ्योरी है उससे बेटर है। इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशनिज्म में, इस व्याख्या में जो दूसरी थ्योरीज हैं उनकी तुलना में थोड़ी अधिक सटीक लगती है ये। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत सारी असंगतियां हैं। तो थ्योरी क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्लेटो कह रहा है आइडिया और ऑब्जेक्ट दो वर्ल्ड हैं। आइडिया को समझो ओशन, और ऑब्जेक्ट का जो वर्ल्ड है, जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, इसको मान लीजिए आप वेव्स की तरह, समुद्र में उठने वाली तरंगों की तरह, जो बनती हैं, बिगड़ती हैं, समुद्र बना रहता है। ये वेव्स डिफरेंट होती हैं, शेप में अलग होती हैं, साइज में अलग होती हैं, बट इसमें भी बहुत सारी, ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। इसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम होगी। इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या नहीं है? बहुत सिंपल सिंपल बात है। अब आपको खुद से भी सोचना आना चाहिए। जो ओशन है, जो समुद्र है, जो समुद्र है, समुद्र का जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो तो अगेन टाइम एंड स्पेस में है। समुद्र कहाँ रहता है? देश और काल में है। और ये जो लहरें उठ रही हैं इससे, जो हमने वेव्स की बात की अभी, जो लहरें हैं, ये भी देश और काल में है, ये भी टाइम स्पेस में है, देश और काल में है। बट प्लेटो क्या कर रहा है? प्लेटो, जबकि देखिए देखिए याद कीजिए, प्लेटो की जो मूल थ्योरी है, जो बेसिक थ्योरी है, उसमें आइडिया तो ट्रांस में रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो ओशन के एग्जाम्पल से, जो कि देश काल में है, आइडिया को कैसे समझाएंगे आप? मतलब आप एग्जाम्पल ले रहे हैं टाइम एंड स्पेस वाला, इंपीरिकल वर्ल्ड का, जिसमें दोनों चीजें, ओशन भी इंपीरिकल वर्ल्ड का है, टाइम स्पेस का, और उससे जो एक्सप्रेशन है वो दोनों वेव्स, ये दोनों ही दिस वर्ल्ड के हैं, टाइम एंड स्पेस वाले हैं। इसको समझाया नहीं जा सकता। दो अलग अलग लोकस हैं। तो लोकस ऑफ एक्सप्रेशन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक शब्द में अगर याद करें आप, लोकस ऑफ एक्सप्रेशन, अलग अलग हो जा रहा है। तो मैं क्या समझा रहा हूं? देश काल से परे रहने वाले प्रत्ययों की अभिव्यक्तियां देश काल में नहीं हो सकती। लोकस यानी कि जगह, स्पेस अलग अलग है। लोकस ऑफ एक्सप्रेशन अलग अलग हो, यह संभव नहीं है। लोकस ऑफ एक्सप्रेशन दोनों एक ही जगह होने चाहिए। फिर
आप क्या बता रहे हैं? जो एग्जाम्पल में समुद्र और लहरें दोनों ही मूर्त हैं, दोनों ही कॉन्क्रीट हैं, जबकि प्लेटो के आइडिया अमूर्त हैं। प्लेटो का ये जो एग्जाम्पल है ठीक नहीं है, क्योंकि प्लेटो को चाहिए था कि किसी अमूर्त चीज का उदाहरण लेता, अमूर्त चीज से कोई मूर्त चीज बनाता। तो ये तो मूर्त से मूर्त बना रहा है। ये भी कंक्रीट है ओशन, और वेव्स भी कंक्रीट है। तो ये आप लिखना चाहें लोकस ऑफ एक्सप्रेशन वाला तो लिखें, वरना अगर दो भी लिखेंगे, दो ही ज्यादा ऑथेंटिक है। ये तो कुछ लोगों ने कहा है कि ये भी दिखाई देता है। तो इसको अगर सीधे अगर क्वेश्चन आ जाए, खाली आपको कॉपी थ्योरी ही आ जाए, तो खाली कॉपी थ्योरी बताएंगे। अगर मेटाफिजिक्स की क्रिटिसिज्म आए, तो जगह हिसाब के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग इसको भी, एक्सप्रेशनिज्म को भी आप दिखा सकते हैं। हालांकि ये अभिव्यक्तिवाद हम आगे किसी दूसरे की फिलॉसफी में पढ़ेंगे, प्लेटो में नहीं है डायरेक्ट, बट कुछ लोगों ने कहा है। तो इस तरह से तीन तरीके अपनाए उसने दोनों वर्ल्ड को जोड़ने का। पहला पार्टिसिपेशन थ्योरी, दूसरा कॉपी थ्योरी, और अभी जो हमने देखा एक्सप्रेशनिज्म। पहला सहभागिता सिद्धांत, दूसरा कॉपी या प्रतिबिंबवाद, और तीसरा अभिव्यक्तिवाद। इस तीनों के माध्यम से वो समझा नहीं पाया। तो कैसे हम कंक्लूड करेंगे सबको? कंक्लूजन कैसे, हम आंसर कैसे लिखेंगे लास्ट में? तो लास्ट में लिखेंगे प्लेटो रिलेम ऑफ ट्रांसडेंटल आइडिया को इंपीरिकल वर्ल्ड से जोड़ नहीं पाया। लास्ट में अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे प्लेटो रिलेम ऑफ ट्रांस को ट्रांसडेंटल आइडियाज को, इनको जोड़ नहीं पाया। किससे? इंपीरिकल वर्ल्ड से वो जोड़ नहीं पाया। तो लास्ट कंक्लूड कैसे करेंगे? बाय दीज थीरीज जो ऊपर आपने दिए हैं, बाय दीज थीरीज प्लेटो could not successfully related two realms of reality, that is reality of idea and reality of objects, या realms of objects. By these theories Plato could not successfully related two realms of reality. कौन कौन सी? That is realm of ideas and realm of objects. That's it. जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हैं, लास्ट में आप प्रूव कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको प्रूव करना है कि ये आइडिया दिया, ये दिया, ये दिया, इसमें ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, और लास्ट में लिख देंगे ये वाली बात। प्लेटो ने दो डिफरेंट रियलिटी बना दी, और दो डिफरेंट रियलिटी को वो जोड़ नहीं पाया। प्लेटो का जो मेटाफिजिकल आइडियलिज्म है वो इनकंसिस्टेंट है, लास्ट में लिख देंगे। तो प्लेटोस मेटाफिजिकल आइडियलिज्म इज इनकंसिस्टेंट, असंगत है।
क्वेश्चन आ सकता है, ये बात यहाँ खत्म हो गई है। क्वेश्चन आ सकता है इससे मिलता जुलता। क्वेश्चन में लिखा आ सकता है कि कमेंट अपॉन प्लेटोनिक डुअलिज्म। डुअलिज्म प्लेटोनिक द्वैतवाद। डुअलिज्म, इस पे कमेंट लिखने को आ सकता है। यही लिखना है आपको, डुअल बताया उसने। इसमें आप बताएंगे कि प्लेटोनिक डुअलिज्म कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। जहां जहां भी डुअलिज्म है, द्वैतवाद है, जैसे हम देखेंगे अभी जब हम क्लासिकल फिलॉसफी से बाहर निकलेंगे, मॉडर्न फिलॉसफी का पहला ही जब फिलॉसफर पढ़ेंगे, डेकार्ट, डेस्कार्ट लिखते हैं, एस साइलेंट होता है। डेकार्ट क्या करेगा? डेकार्ट में भी डुअलिज्म है, वहां हम देखेंगे माइंड और बॉडी, माइंड और बॉडी का डुअलिज्म है। जहां भी डुअलिज्म है वो कंसिस्टेंट, एक दूसरे को जोड़ नहीं पाएंगे, एक दूसरे से कंसिस्टेंट रिलेशन नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही हम देखेंगे भारत में सांख्य दर्शन। सांख्य भी प्रकृति और पुरुष दो डुअलिज्म बनाता है और उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है, अभी तक आया नहीं है बट क्वेश्चन को टफ बनाना हो, टफ क्या, खाली नाम चेंज करना हो कि कमेंट अपॉन या राइट अपॉन प्लेटोनिक डुअलिज्म, तो यही बात लिखनी है जो आपने, प्लेटोनिक डुअलिज्म यही है, डुअलिटी है। डुअलिटी क्या है? दो रिलेम है, रिलेम ऑफ आइडिया और रिलेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको यही लिखना है और लिखना है कि डुअलिज्म कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाया लास्ट में। इसकी कोशिश देकार्त ने भी की और इंडियन फिलॉसफी में सांख्य ने भी। जरूरत हो फिलॉसफी में, वैसे जरूरत नहीं है किसी तरह की मक्खन लगाने की, बट अगर आपको एक आध लाइन लिखना हो, जगह हो, तो लिख सकते हैं कि इससे प्लेटो का सारा वर्क रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ता है। उसका किया गया काम, जैसा कि मैंने कहा था, व्हाइट हेड कहता है, जो अभी मॉडर्न क्या कंटेम्परेरी फिलोसफर है, व्हाइट हेड कहता है कि कि प्लेटो की जो फिलॉसफी है उसी पर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की फिलॉसफी प्लेटो की केवल फुटनोट की तरह है। सारी बातें प्लेटो कह चुका है। इतनी इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई सबके? बोलो हाँ या ना। बताइए। हाँ जी सर। सर एक चीज है, हम्म अगर प्लेटोनिक रियलिज्म आता है सो मतलब हमको विथ ऑल द थ्री क्रिटिसिज्म ऑफ कॉपी थ्योरी, मतलब फिर इसके साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड एंड में प्रूव करना पड़ेगा कि यही प्लेटोनिक रियलिज्म है एंड दिस कांट बी कंसिस्टेंट। नहीं, पहले ड्यूलिज्म, अगर क्वेश्चन आता है कि प्लेटोनिक ड्यूलिज्म आता है तो आपको बताना होगा कि ये ड्यूलिज्म का मतलब क्या है। ड्यूअल का मतलब दो, ठीक है। वो दो रियलिटी को मानता है। एक रियलिटी रियल इंपीरिकल आइडियाज एंड इंपीरिकल वर्ल्ड नॉलेज। की रियलिटी, हाँ, और दूसरी आइडिया वाले वर्ल्ड की। ठीक तो है। यहां से स्टार्ट करेंगे बात को, बट इन दोनों में कंसिस्टेंसी प्रूव नहीं कर पाता। हाँ तो ओके। उसको
उसको तो एक्सप्लेन हम क्रिटिसिज्म से ही करेंगे ना। क्रिटिसिज्म से करेंगे, क्रिटिसिज्म तो तो जरूर करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में कहीं लिखा ना भी हो क्रिटिसिज्म, सीधे लिखा हुआ हो कि राइट ऑन प्लेटो मेटाफिजिक्स, सिंपल लिखा है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा क्रिटिसिज्म करना है, तो मेटाफिजिक्स क्या है और उसका क्रिटिसिज्म भी करना है। मैं आज ही किसी स्टूडेंट को बता रहा था, हमें यूपीएससी का आंसर, सिविल सर्विसेज का आंसर कि लिखते समय अपने आप को जज समझना है, वकील नहीं समझना। वकील क्या करता है, किसी एक का ही साइड रखता है, किसी एक का ही पक्ष रखता है। जज क्या करता है, सारे पक्ष को रखता है, वो थीसिस भी देखता है, एंटीथीसिस भी देखता है, और लास्ट में कंक्लूड करता है। वो कंक्लूड जरूर करता है, और कंक्लूड कैसे करता है, किसी एक के पक्ष में खड़ा होकर नहीं करता, वो सभी पक्षों को सुनता है और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता है। राइट? ओके। बोलो। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, मैं खाली जल्दी से बता देता हूँ। मॉडल ऑफ मेटाफिजिक्स में एक मेटाफिजिक्स थी रिविजनरी टाइप की, और एक थी इंपीरिकल टाइप की। एक थी स्वप्नदर्शी, और दूसरी थी, इसको बोलते थे हिंदी में, क्या बोलते थे इसको, याद करके बताओ हिंदी वालों। वर्णात्मक। इस वाले में क्या थी, रिविजनरी मेटाफिजिक्स में जिस, ये जो इंपीरिकल वर्ल्ड है, इसको वो इससे बेटर, इससे कोई दूसरी दुनिया की बात कर रहे होते थे। तो ये जो दृश्य जगत है, जो हमारे एक्सपीरियंस में आता है, इस जगत की व्याख्या के लिए किसी अदृश्य जगत की आवश्यकता होती है। किसमें? रिविजनरी मेटाफिजिक्स में। मैं फिर से एक बात कर रहा हूं, हमारे इस इंपीरिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वो कोई ट्रांसडेंटल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसडेंटल वर्ल्ड के बेस पर वो इस इंपीरिकल वर्ल्ड की व्याख्या कर पाते हैं। मतलब रिविजनरी मेटाफिजिक्स में कोई ना कोई नॉन इंपीरिकल, जो कि हायर रियलिटी होगी, वो जरूर होगा। मतलब यहां जो दिख रहा है, उससे हायर, उससे अच्छे की खोज होगी, कोई आइडियल की खोज होगी। यहां दिख रहा है हमें डेमोक्रेसी, बट ये डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट डेमोक्रेसी का आइडिया बना रहे होते हैं। जो दिख रहा है उससे अच्छा चाहिए, जो है उससे बेहतर चाहिए। दैट इज रिविजनरी मेटाफिजिक्स। ये ज्यादातर जो रैशनलिस्ट हैं, वो रिविजनरी मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो रिविजनरी मेटाफिजिक्स क्या है, जो इस विजिबल वर्ल्ड है, इसके बियॉन्ड कोई इससे हायर वर्ल्ड की कल्पना करते हैं, और उसके थ्रू, जो कि नॉन इंपीरिकल है, जिसको हम ट्रांसडेंटल कह रहे हैं, उसके थ्रू वो इस इंपीरिकल वर्ल्ड की व्याख्या करते हैं। वो हमेशा कोई हायर रियलिटी की खोज कर रहे होते हैं हर चीज में। दे आर रिविजनरी मेटाफिजिस्ट। और ज्यादातर जो रैशनलिस्ट हैं, वो जो ज्यादातर जो बुद्धिवादी हैं, वो रिविजनरी मेटाफिजिक्स में है। वहीं दूसरी तरफ इंपीरिकल वर्ल्ड वाले कौन है? इंपीरिकल मेटाफिजिक्स क्या है? वर्णनात्मक तत्व मीमांसा क्या है? वो सारी सत्ता, जो भी जो भी रियलिटी है, वो हमारे एक्सपीरियंस में है। उनकी पूरी रियलिटी एक ही होती है, दो वर्ल्ड नहीं है उनके लिए, एक ही वर्ल्ड है। जो वर्ल्ड जो दिख रहा है, जैसा है उसको वैसे ही हम उसकी व्याख्या कर दे रहे हैं, उसको हम वैसे ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो चीज जैसी है वैसा बता दे रहे हैं। कोई आइडियल वर्ल्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं।
इसको मैं अब फट से इसको एग्जांपल से समझाऊं आपको। फीमेल चाइल्ड फेटिसाइड है भारत में, वो कह रहे हैं कि है, ये है, क्या होना चाहिए, इससे कोई बेटर आइडिया है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। क्या है इनका बताना। मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताओ, क्योंकि अभी कनेक्शन कुछ का डाउट हुआ है। सॉरी सर। यस तो सर, आ रही है। इंपीरिकल मेटाफिजिक्स का काम है वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, जो जैसा है उसको वैसा एक्सप्लेन कर देना। जो भी साइंस है हमारा, वो इंपीरिकल मेटाफिजिक्स का एक बड़ा पार्ट को कवर करता है। तो हम ये मान लें कि जो हम आज साइंस जानते हैं वो बताता है क्या है, क्या होना चाहिए, ये सब नहीं बताता। एटम को का मैं स्ट्रक्चर पढ़ूं तो स्ट्रक्चर में क्या है ये बताता है। मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूं तो पॉलिटिकल साइंस बताती है कि जहां भी साइंस वर्ड लगेगा, जहां भी जिस भी कुछ प्रीफिक्स होगा, बाद में सुफिक्स होगा, साइंस। तो साइंस का मतलब है इंपीरिकल मेटाफिजिक्स, जो चीज जैसी है वैसा बता रहे हैं। क्या होना चाहिए ये हमारा काम नहीं है। जैसे ही हम कहेंगे क्या होना चाहिए, इससे कोई बेटर या हायर रियलिटी, हायर आइडिया, हायर कोई फॉर्म की बात करेंगे, फिर वो रिविजनरी हो जाएगी। और रिविजनरी में अगेन फिर दो वर्ल्ड होगा, एक है और एक होना चाहिए। भारत में फीमेल चाइल्ड फेटिसाइड है, ओपन डिफिकेशन होता है, ये साइंस है, नहीं होना चाहिए, ये रिविजनरी मेटाफिजिक्स है। बोलो, बात समझ में आ रही है? रिविजनरी मेटाफिजिक्स में इथिक्स आएगी और भी चीजें आएंगी। हम हिंदी में इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम किसी शब्द के बाद में लगाते हैं शास्त्र, किसी चीज के बाद में लगाते हैं विज्ञान, राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान, समाज शास्त्र, जब भी हम शास्त्र लगा रहे हैं तो ब्रॉडली वो रिविजनरी मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहा है। और जब हम विज्ञान लगा रहे हैं तो इंपीरिकल मेटाफिजिक्स के बारे में बात हो रहा है। क्या है जानना जरूरी है, वरना क्या होना चाहिए कैसे जानेंगे आप। बट खाली है जानने से दुनिया बहुत ही संकीर्ण होगी, बहुत ही नैरो होगी। मैं एटम के पावर को जानता हूं। एटम की पावर क्या है, एटम कैसे टकराते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है। एटम में, एटम के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगी या होती है। बट वो एनर्जी का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, एटम बॉम्ब बनाने में या एटॉमिक एनर्जी बनाकर हम जो ऊर्जा से जुड़ी हुई, एनर्जी से जुड़ी हुई, पावर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसको कर सकते हैं। और ये दोनों के लिए फिलॉसफी होगी। कुछ लोग एटम बम बनाएंगे, वो भी कह रहे हैं कि जरूरी है इसका एटम बम बनना चाहिए, क्योंकि ताकत अगर होती है अंदर तो शांति स्थापित होती है। ताकत का हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है, बट ताकत होगी तो कई बार तो इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके पास ताकत नहीं है, आप, जैसे कि हम अपने किताबों से पढ़ते ही हैं, धार्मिक किताबों से, कि आप एक बिना जहर वाले सांप हैं, आप काट वाट नहीं पाते, जहर वहर नहीं है, तो लोग कैंचुए की तरह उठा के आपको फेंक देंगे। आप जहरीले सांप हैं, काटते नहीं, ऐसे नहीं, आप बार बार काटेंगे फिर तो समस्या हो जाएगी। बट काटने की शक्ति है आपके अंदर, तो आपकी पूजा होगी। तो रिविजनरी मेटाफिजिक्स में जो एनर्जी में एटम बॉम्ब बना रहे हैं वो कह रहे हैं शक्ति होनी चाहिए, शक्ति से ही सब कुछ सधता है। शक्ति जाने के बाद
या ना होने पर आप ज्यादा अशांति में होते हैं। मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूं, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि के एग्जाम्पल लें। आप शक्तिशाली हैं, आप आराम से जियो, वरना आप सीधे हैं, दूसरे लोग नहीं जीने देंगे। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, आप शक्तिशाली हैं। देखो, जसवंत नगर पास में ही है, इटावा, जसवंत नगर। वहां के मेरे कुछ विद्यार्थी थे, हैं मतलब पुराने विद्यार्थी। वो कहते हैं हमारे यहाँ सर पैंट चाहे फटी हो पीछे से 5 जगह, पर हर किसी के या ज्यादातर लोगों के कंधे पर आपको दोनाली बंदूक मिलेगी। बंदूक रखना मतलब प्राउड की बात है। बंदूक आ रही है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में, 3 लाख में वो पढ़ाई कर लें या कुछ अच्छा जीवन जी लें, उससे ज्यादा जरूरी है कि कंधे पे दोनाली टंगी हुई हो। दरवाजा कोई घुसे घर में तो सामने दोनाली दो क्रॉस करके रखी हुई हो। क्यों? उनकी समझ है चंबल का एरिया है अगल बगल में, और अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, तो शक्ति। तो कुछ लोग कहेंगे एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल, और उसके लिए वो तर्क देंगे होना चाहिए एटम बम बनाने में। पाकिस्तान तो कहता ही है बार बार, भारत को कितनी बार धमका चुका है कि हमने ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखा है, पहली फुर्सत में बम मारेंगे। अब भारत को इस बात का रेजिस्टेंस में इसका इस्तेमाल होता ही है। हम यही बात चीन के लिए भी कहते हैं कि भाई तुम्हारी ताकत ज्यादा हो सकती है, बट एटम बम और हाइड्रोजन बम भी है हमारे पास। तो हम एक डिटरेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे, वो भी रिविजनरी होगी, कि नहीं, ह्यूमन में जो ह्यूमैनिटी है उसमें मिजरी को कम करके प्लेजर को बढ़ाने के लिए जरूरी है एनर्जी। जब एनर्जी इस्तेमाल होती है तो हम प्लेजर समाज में बढ़ रहा होता है। मैं फेमिनिज्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि महिलाओं को मुक्ति कोई नारे नहीं दे सकते। जितनी भी मुक्ति मिली है टेक्नोलॉजी ने मुक्ति दी है, एनर्जी से। तमाम तरह के वॉशिंग मशीन और ये सब चल रहा है, इससे उनकी जीवन में पहले की तुलना में 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी महिलाओं की तुलना में उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आया है। कम से कम काम करने के लेवल पर, मेंटल लेवल पे तो जो समस्या है वो तो अपनी अलग है। तो रिविजनरी मेटाफिजिक्स वो है, अंत में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जो है उसके बियॉन्ड हायर रियलिटी की खोज, जो है उससे बेहतर चाहिए की खोज रिविजनरी है। इंपीरिकल मेटाफिजिक्स, या हिंदी में इसको वर्णनात्मक तत्व मीमांसा बोलते हैं। जैसी रियलिटी है, जो दिख रही है, जो हमारे अनुभव में है, एक्सपीरियंस में है, उसकी वैसी की वैसी व्याख्या करना है। दोनों का अपना महत्व है। ये फर्स्ट स्टेज इंक्वायरी है, क्योंकि पहले में पता होना चाहिए क्या है। ये सेकंड स्टेज इंक्वायरी है। बात समझ में आई? बोलो। तो अब आप बताओ, आपको ये बताना है कि प्लेटो की मेटाफिजिक्स रिविजन है या एम्पिरिकल। सर रिविजनरी। तो एक क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि क्वेश्चन पूरा ये था कि एरिस्टोटल जहां पर इंपीरिकल मेटाफिजिक्स है, वहीं पर प्लेटो की मेटाफिजिक्स रिविजनरी है। हिंदी में था कमेंट हिंदी में था टिप्पणी करें, प्लेटो की तत्वमीमांसा स्वप्नदर्शी है। इसको क्रिटिसाइज किया इसके स्टूडेंट ने, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल को तो आप लोग जानते होंगे, अरस्तु। एरिस्टोटल के शिष्य को जानते हैं आप?
अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, सुना है आप लोगों, सभी ने सुना होगा अलेक्जेंडर का नाम तो। अलेक्जेंडर एरिस्टोटल का स्टूडेंट था, एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट। तो अपने ही गुरु की आलोचना करते हुए कहता है कि प्लेटो आसमान की तरफ देखते हुए चलते थे, मैं जमीन की तरफ देखते हुए चलता हूं। जो अनुभव जगत है, जो अनुभव में जगत आ रहा है, मैं उसको वैसे की वैसे व्याख्या कर रहा हूं। और इसकी व्याख्या से शुरू हो जाता है, जैसा जितना भी आप साइंस जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, 10 अगर आप कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जानते हैं उसमें से 8 एरिस्टोटल ने ही शुरू किया होगा, फादर उसका एरिस्टोटल ही होगा। तो साइंस की शुरुआत, साइंस पे काम शुरू किया, इसके बाद का जो फिलोसफर आएगा, एरिस्टोटल। ठीक है। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं। आप अगर इस बात को समझ गए तो आप आंसर लिख सकते हैं, इसको बल्कि लिख के दिखाना मुझे, या क्वेश्चन लिख ही लो, वीडियो में भी रहेगा तो आगे भी लोग जो देखेंगे वो इन क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखने के बाद लिख पाएंगे। क्वेश्चन है अभी वाला ही जो मैंने पूछा, यही लिखना है। प्लेटोज मेटाफिजिक्स इज रिविजनरी, कमेंट। प्लेटो की तत्वमीमांसा स्वप्नदर्शी तत्वमीमांसा है, टिप्पणी करें। दूसरा क्वेश्चन इससे पहले वाले उस पर लिखो जो अभी हमने आज पढ़ा। ये प्लेटो could not successfully related two realms of reality, comment। या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, कमेंट अपॉन प्लेटो मेटाफिजिक्स, प्लेटोज मेटाफिजिक्स। या क्वेश्चन तीसरा क्या बन सकता है, सेम बात, प्लेटोज मेटाफिजिकल आइडियलिज्म इज इनकंसिस्टेंट। एक बहुत ही टफ क्वेश्चन हो सकता है, जो लोग शुरू से पढ़ते आए हैं वो जरूर लिख के दिखाएंगे। प्लेटोज, क्वेश्चन लिखो, प्लेटोज idealism is transcendental realism। यहीं से हम कल की बात स्टार्ट करेंगे। जो लोग लिख पाए वो लिख पाएंगे, जो नहीं लिख पाएंगे हम यहां से बात स्टार्ट करेंगे कि प्लेटो का जो आइडियलिज्म है वो एक्चुअल में ट्रांसडेंटल रियलिज्म है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं।